चलिए, इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप लोगों ने इंट्रो वीडियो में सुना होगा कि मैं आप लोगों को इकोनॉमिकल टर्म से अवगत कराऊंगी, उसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझाऊंगी और देन उनको करंट से जोड़ूंगी। तो चलिए सबसे पहले बोर्ड की तरफ देखते हैं। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये सरासर झूठ है। पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। कृषि संबंधी बिल किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री। अब देखिए, आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज़ सुनते होंगे, तो आप लोग को सुनने में ज़रूर आता होगा इस तरह का लाइन। लेकिन इस तरह का लाइन को समझने के लिए आपको उस इकोनॉमिकल टर्म को समझना होगा जो उस करंट में यूज़ किया गया है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर है एमएसपी, आप लोग देख पा रहे होंगे एमएसपी, और यहाँ पर है कृषि संबंधी बिल, ठीक है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यदि आपको ये बात नहीं मालूम है तो आप कृषि संबंधी बिल को भी नहीं समझ पाइएगा। तो पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा एमएसपी के कंसेप्ट को समझने का, जो एक इकोनॉमिकल टर्म है। इसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे कृषि संबंधी बिल के ऊपर, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट 2020 में मतलब पारित हुआ है, लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, और अब तो राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है इसी लगता है 27 सितंबर 2020 को, ठीक है। अब देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री भी हैं, 17वीं लोकसभा के सदस्य भी हैं, और साथ ही साथ अभी एक और कार्यभार संभाले हैं जो करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो ये है कि इन्होंने अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कार्यभार किसने संभाला है? नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखिए, दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि किसके जगह पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये है पंजाब की, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हरसिमरत कौर, हरसिमरत कौर बादल, ठीक है। अब देखिए, ये भी पंजाब से रिलेशन रखती हैं, और चूंकि कृषि संबंधी बिल की वजह से, इसी बिल की वजह से इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल पद से अपना इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने वो पदभार ग्रहण किया, ठीक है। अब हरसिमरत कौर बादल जो हैं, उन्होंने कृषि संबंधी बिल की वजह से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, उसके पीछे कारण ये था कि किसान लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे थे इस बिल के विरोध में। ये बात की बात है कि वो बिल सही था गलत था, लेकिन फिलहाल हम लोग ये सिर्फ जान लेते हैं कि आंदोलन की वजह से, किसानों के आंदोलन की वजह से, कि खास करके ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सब जगह में ज़्यादा किसान का आंदोलन हुआ है, क्योंकि वहाँ लोग एमएसपी पर अनाज को बेच पाते थे। अब देखिए, इतना अभी नहीं समझ में आएगा, आगे चल के समझ में आएगा। तो अभी सिर्फ इतना जानने के लिए ज़रूरत है आपको कि हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने अभी जस्ट खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का मतलब कि पद छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है, और ग्रहण किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये दो चीज़ आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब जरा सा ये देख लेते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020, एक झलक देख लेते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग को एक एक टर्म का मतलब समझ में आ जाए। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम, और तीसरा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। इन तीनों ऑप्शन को ज़्यादातर स्टूडेंट्स रट लेते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तो इसका मतलब समझेंगे कि मूल्य पर कैसा आश्वासन दिया गया है, कैसा सुरक्षा समझौता है, कौन सी आवश्यक वस्तु है, क्या उससे रिलेटेड बात है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड क्या बात है। मतलब कि हर एक चीज़ को हम लोग एक एक वर्ड का मतलब समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है कि आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम की जगह पर भंडारण नियम लिख दे, तो उस समय आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा अधिनियम था, ये वाला तुमने याद किए थे। तो वैसा नहीं करना है, हम लोग को मतलब समझ लेना है कि आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं, आवश्यक वस्तुओं को क्या किया जाता है, तो उस नियम को और क्या कहा जा सकता है। मतलब इसको पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, जो आप लोगों को पता है, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है अबाउट एमएसपी। तो चलिए एमएसपी से शुरुआत करते हैं, ताकि ये सब को समझने में आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एमएसपी का फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, मिनिमम
सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम, ठीक है, समर्थन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं कि एमएसपी का मतलब क्या होता है। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम मतलब कि मिनिमम, मतलब कम से कम, ठीक है। तो मिनिमम यानी कि कम से कम जो मूल्य निर्धारित करती है वो सरकार निर्धारित करती है, किसानों के लिए निर्धारित करती है और अनाज यानी कि फसलों पर निर्धारित करती है। अब ये करने का मेन जो उद्देश्य है सरकार का, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि किसानों को घाटा ना हो। अब बताते हैं घाटा कैसे ना हो। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर किसान किसी फसल की बुआई कर रहा है, किसी अनाज को बो रहा है, उस समय उसका कीमत 25 रुपया पर केजी है मान लीजिए, और जिस समय उसकी कटाई होती है 4 महीने बाद, उस समय उस फसल की कीमत 10 रुपया पर केजी हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में किसान की क्या हालत होगी। वो तो यही सोच करके गया था फसल बोने के लिए कि 25 रुपया पर केजी है, चलो इसको उपजा लिया जाए, लेकिन बुआई के समय में उल्टा हो गया, 10 रुपया पर केजी हो गया। तो ऐसे सिचुएशन से किसान बच सके, ऐसे सिचुएशन में किसान को घाटा ना हो, इसके लिए सरकार एक एमएसपी निर्धारित करती है। उस एमएसपी पर 22 से 24 फसलों का मतलब कि एमएसपी निर्धारण कर दिया जाता है, ठीक है। कितना? 22 से 24। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे आपको कि 22 से 24 फसल ऐसे हैं जिसका कि एमएसपी निर्धारित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखिए एमएसपी को समझने के लिए कुछ और टर्म भी है जिसको समझना ज़रूरी है। जैसे एमएसपी के बाद हम लोग समझेंगे सीएसीपी को, सीएसीपी, ठीक है। सीएसीपी को क्यों समझेंगे हम लोग? क्योंकि सीएसीपी जो है वो मूल्य का निर्धारण करती है, ठीक है। एमएसपी का तो मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और सीएसीपी जो होती है वो फिक्स करती है, तय करती है कि कितना न्यूनतम मूल्य उस फसल के लिए होना चाहिए, वो तय करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए कमीशन, इसका फुल फॉर्म है, नोट डाउन कीजिए, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। फुल फॉर्म क्या हो गया? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, ठीक है। अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। कमीशन है, आयोग है। ये क्या करती है? ये रेट फिक्स करती है, एमएसपी निर्धारित करती है सीएसीपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है, हिंदी में भी पता हो गया आपको, इंग्लिश में भी पता हो गया। अब देखिए इसकी स्थापना, ये भी जरूरी है जानना, स्थापना, ठीक है। इसकी स्थापना जनवरी में की गई थी, ठीक है, 1965 में, 1965 में की गई थी। मुख्यालय, हेडक्वार्टर, ठीक है, ये है न्यू दिल्ली में। एक चीज और, सीएसीपी क्या करती है? रेट फिक्स करती है। अब देखिए सीएसीपी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। इसकी स्थापना 1965 जनवरी माह में हुई है और मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। अब देखिए सीएसीपी मूल्य तय करती है, एमएसपी निर्धारित करती है, ठीक है। लेकिन सीएसीपी किसके अंदर काम करती है? एफसीआई के अंदर काम करती है। अब देखिए एफसीआई, ये भी सवाल पूछता है, एफसीआई फूड
लिख लीजिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी भारत सरकार की एजेंसी है और इसके अंदर काम करती है CACP। ठीक है, इस दोनों में जो कॉमन बात है वो ये है, देखिए दोनों की स्थापना जो हुई थी वो जनवरी 1965 में हुई है और दोनों का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, CACP का भी स्थापना 1965 जनवरी और FCI का भी स्थापना जनवरी 1965, याद रहेगा आप लोग को। दूसरा है, इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली और इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, दोनों के अध्यक्ष का भी नाम जानना जरूरी है। ठीक है, तो CACP के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो हैं विजयपाल शर्मा। विजयपाल शर्मा जी हैं। ठीक है, और FCI के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है DV प्रसाद। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग को लग रहा है कि हम मिस कर रहे हैं, इसको बता देना चाहिए। देखिए, 22 से 24 फसल के ऊपर MSP का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, 22 से 24 फसल। अब इस 22 से 24 फसल में रबी फसल भी है और खरीफ फसल भी है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 6 रबी फसल और 14 खरीफ फसल और बाकी अन्य 2 से 3। ठीक है, इस सब का मूल्य पहले तय कर दिया जाता है, यानी कि MSP के अंतर्गत ये सब फसल आता है। ठीक है, 2 से 3 फसल। अब देखिए, रबी फसल के अंतर्गत गेहूं आता है। एक सवाल आपको ये भी पूछ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, कि सबसे पहले जिस अनाज पर MSP का निर्धारण किया गया था वो अनाज गेहूं ही था, और गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है। ठीक है, तो ये आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके अलावा और भी फसलें हैं जो रबी फसल के अंतर्गत आती है, जैसे जौ, चना, आलू, मटर। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, रबी फसल और खरीफ फसल, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की फसल है, गेहूं किस प्रकार की फसल है, चावल किस प्रकार की फसल है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब खरीफ में आता है चावल। ठीक है, उसके बाद आता है मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन। इस तरह से बहुत सारी फसलें हैं जो खरीफ फसल में आती हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, एक आयोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन आयोग, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी करंट से रिलेटेड न्यूज़ से संबंधित है, क्योंकि ये MSP जो है ये सिफारिश करता है, स्वामीनाथन आयोग जो है वो सिफारिश करता है कि किसान का जो उत्पादन लागत है, मतलब कि अनाज को उपज करने में जो उसको कॉस्ट पड़ता है, उससे 50% से भी ज़्यादा MSP होना चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती ही है। तो स्वामीनाथन आयोग अगर पूछ दे, मान लिया जाए एग्जाम में कि किससे संबंधित है और उसमें MSP का ऑप्शन हो, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो हो सकता है आयोग के बारे में पूछ दे, एक तो CACP, वो भी एक आयोग ही है, उसके बाद स्वामीनाथन आयोग, ये भी एक आयोग ही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लीजिए।
अब देखिए, जितना भी हम पढ़ाए हैं अभी तक, उसमें से इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं और वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं जिसका अंदाज़ा आपको नहीं है। इसलिए इसको गौर से पढ़िए और आपको दिख रहा होगा पीडीएफ फाइल, और इसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्स 20, और आपको इन सारे सवालों के जवाब पता हैं अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखे हैं तो। अगर नहीं देखे हैं तो नहीं आएगा। तो अगर नहीं देखे हैं तो रिप्ले करके दोबारा देखिए और उसको समझ जाइएगा कि जितने क्वेश्चन थे उसी से थे, मतलब जितना अभी मैंने बताया उसी से सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, और वो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो आप उसको पहले, यदि आप ठीक से देख लिए तब तो आप सारा सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और मुझे पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। और दूसरी बात कि यदि किसी तरह का क्वेरीज हो, यदि किसी तरह का टॉपिक नहीं समझ में आया हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी, क्योंकि इसी टॉपिक पर नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा। क्योंकि जो कृषि बिल है तीनों, जो 2020 में आया है, जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगी, तो उसमें मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगी। तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अगर देख लिए हैं तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नहीं देखे हैं तो एक बार रिप्ले करके देखिए और उसका जवाब कमेंट में दीजिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।